नमस्कार। इस वीडियो में हम चौथा सूत्र लेंगे, अपनी कुंडली कैसे सरलता से पढ़ें। इस बारे में जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसका चौथा सूत्र लेंगे। और जिन्होंने पहली बार लॉगिन किया है, पहली बार ये सीरीज़ देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि सूत्र 1 से शुरू करें। हम क्रमबद्ध तरीके से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने आप अपनी कुंडली पढ़ना सीखें। और जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो ये चौथा सूत्र है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव के स्वामी के साथ स्थित हों या जिस भाव के स्वामी को देखते हों, उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करते हैं और अशुभ फलों में कमी करते हैं। तो ये जो दूसरा सूत्र था उसी का एक्सटेंशन है। दूसरे सूत्र में हमने कहा था ना, नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव में बैठे होंगे उसके शुभत्व में वृद्धि करेंगे और अशुभ बातों में कमी लाएंगे, और जिन भावों को देखेंगे उन भावों के शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे, अशुभ प्रभावों में कमी लाएंगे। अब ये जो चौथा सूत्र है ये है कि ग्रह, शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठे होंगे, वो ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी है वहाँ पर इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव पहुँच जाएगा, शुभ। और इसी तरह ये नैसर्गिक शुभ ग्रह जिन ग्रहों को देखते होंगे, वो ग्रह जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ पर भी इनका शुभ प्रभाव पहुँच जाएगा और अशुभ कब होगा। तो अब कुछ कुंडलियाँ ले लेते हैं और उससे मैं आपको बताता हूँ। तो पहली कुंडली हम मशहूर क्रिकेट प्लेयर सचिन तेंदुलकर की ले रहे हैं। और मैं ये बता दूं, यहाँ पर हम कोई कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे अभी किसी की, जल्दीबाजी ना करें। हम केवल यहाँ एक पर्टिकुलर सूत्र ले रहे हैं और उसको पर्टिकुलर होरोस्कोप्स में किस तरह अप्लाई करेंगे वो बता रहे हैं। कोई फाइनल प्रेडिक्शन नहीं दे रहे हम, ना फाइनल एनालिसिस कर रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। तो केवल आप सूत्रों को समझने की कोशिश कीजिए और उनको अपनी कुंडलियां या किसी और की भी कुंडली है उन पर लगाने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपके प्रश्न हैं वो पूछिए हमें यहीं पर YouTube पर। तो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में पहले लेते हैं हम गुरु। हम यहाँ गुरु और शुक्र का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि बुध भी नैसर्गिक शुभ हो सकता है किसी कुंडली में, और इसी तरह चंद्रमा भी नैसर्गिक शुभ हो सकता है। हम यहाँ आसान करने के लिए बात को गुरु और शुक्र को अप्लाई करेंगे। तो गुरु आप देखिए यहाँ छठे भाव में बैठा है, छठे भाव में मंगल के साथ बैठा है, और मंगल है नवमेश, नवम भाव में पहली राशि है मंगल की, और चौथे भाव में मंगल की 8वीं राशि है। तो क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ है और वो मंगल के साथ बैठा है, तो गुरु का शुभ प्रभाव नवम भाव और चतुर्थ भाव पर चला जाएगा। ना तो गुरु 9वें भाव को देखता है और ना चौथे भाव को, लेकिन क्योंकि गुरु चतुर्थेश के साथ बैठा है, नवमेश के साथ बैठा है, दोनों का स्वामी कौन है? मंगल, उनके साथ बैठा है गुरु, तो इसलिए गुरु का नैसर्गिक शुभ प्रभाव उन दोनों भावों पर पहुंच गया। फिर आइए, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है शनि पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है, और 9वीं दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर जहाँ के प्लूटो यूरेनस है, वो हम लेते नहीं हैं यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ी शनि पर। तो गुरु क्योंकि नैसर्गिक शुभ है, और शनि किन भावों का स्वामी है? शनि है छठे और 7वें का स्वामी। तो गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ी, इस कारण से गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा छठे और 7वें भाव पर। अब मज़ेदार चीज़, यहाँ एक बहुत स्पेशल योग बन रहा है। गुरु छठे भाव में बैठा है शनि के घर में और शनि को देखता भी है। ये हम जो स्पेशल योग हैं किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये विशेष योग है, गुरु शनि के भाव में बैठ के शनि को देखता भी है। तो गुरु जबकि देखिए 11वीं राशि 7वें भाव में पड़ती है शनि की, गुरु उसको देख नहीं सकता, लेकिन गुरु ने क्योंकि शनि को देखा इसलिए गुरु का शुभ प्रभाव सप्तम पर भी चला जाएगा। अब आइए शुक्र को लेते हैं।
शुक्र की केवल एक ही दृष्टि होती है 7वीं, वहाँ कोई ग्रह है नहीं तीसरे भाव में। लेकिन गुरु बैठा है नवम में। नवम में किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ। और सूर्य कहाँ का स्वामी है? लग्न का। तो शुक्र का शुभ प्रभाव लग्न पर भी चला जाएगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश के साथ बैठा है। इस तरह से एनालिसिस करेंगे हम। अब आइए दूसरी कुंडली लेते हैं। सलमान खान जो कि एक सुप्रसिद्ध एक्टर हैं, इनकी आप देखो गुरु तीसरे भाव में है लग्न कुंडली में। हम भाव कुंडली ले लेते हैं। भाव कुंडली में देखिए गुरु चले गए दूसरे भाव में। गुरु के साथ राहु है, लेकिन राहु क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी नहीं होता तो उसका कोई प्रभाव नहीं आने वाला। अब गुरु ने 7वीं दृष्टि से देखा केतु और बुध को, जो कि 8वें भाव में बैठे हैं। केतु किसी भाव का स्वामी नहीं होता। बुध यहाँ पर इस कुंडली में तृतीयेश और षष्ठेश है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है बुध। तो गुरु का शुभ प्रभाव, गुरु क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, गुरु का शुभ प्रभाव तीसरे और छठे भाव पर चला जाएगा। और गुरु छठे भाव को देखता भी है 5वीं दृष्टि से, जो कि हम दूसरे सूत्र में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ एक मज़ेदार योग है। क्या है? गुरु छठे भाव को देखता है 5वीं दृष्टि से, और गुरु षष्ठेश को भी देखता है। तो छठे भाव पर बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव चला जाएगा इस तरह से। फिर गुरु की हम लेते हैं 9वीं दृष्टि। गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि मंगल और शुक्र पर पड़ती है। मंगल यहाँ पर है लग्न और अष्टम का स्वामी। मंगल लग्नेश है, अष्टमेश है। तो गुरु का शुभ प्रभाव लग्न पर चला जाएगा और अष्टम पर चला जाएगा। अब यहाँ फिर एक विशेष योग बन रहा है। गुरु अष्टम को भी देखता है और अष्टमेश को भी देखता है। अष्टम भाव को देखता है गुरु 7वीं दृष्टि से, और अष्टमेश मंगल को देखता है 9वीं दृष्टि से। तो इस तरह अष्टम पे बहुत शुभ प्रभाव चला गया। फिर गुरु ने 9वीं दृष्टि से शुक्र को देखा, और शुक्र स्वामी है दूसरे का और 7वें भाव का। अब मज़ेदार चीज़ देखिए, गुरु द्वितीय में बैठा है शुक्र के घर में, और शुक्र को देखता भी है। और गुरु जबकि देख नहीं सकता 7वें भाव को, लेकिन गुरु सप्तमेश को देख रहा है। तो इस तरह से गुरु का शुभ प्रभाव सप्तम पे भी चला जाएगा। तो इस तरह धीमे धीमे हम पढ़ना सीखेंगे कुंडलियों को। तो आप देख रहे हैं बहुत स्पेशल योग बनते हैं कई बार, जो कि इस तरह इग्नोर कर देते हैं लोग। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। अब आइए एक तीसरी कुंडली लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुरु को लेते हैं सबसे पहले। गुरु सप्तम में विराजमान है। गुरु के साथ कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अभी हमारा जो सूत्र क्या है, जिन भी ग्रहों के साथ नैसर्गिक शुभ बैठा होगा या जिन भी ग्रहों को देखता होगा, वो जिन भावों के स्वामी हैं वहाँ पर शुभ बढ़ जाएगा, अशुभ कम हो जाएगा। ये है हमारा सूत्र। तो गुरु यहाँ पर किसी ग्रह के साथ स्थित नहीं है। अब आप देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि में कोई ग्रह नहीं है, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। लग्न में गुरु की 7वीं दृष्टि है लग्न पर। लग्न में है बुध, शुक्र और मंगल। बुध किन भावों का स्वामी है? बुध है 9वें और 12वें भाव का स्वामी। गुरु का वहाँ शुभ प्रभाव चला गया। फिर शुक्र लग्नेश है ही, तो लग्न पर शुभ प्रभाव चला गया। फिर शुक्र अष्टमेश है, गुरु का शुभ प्रभाव अष्टम पे चला गया। पिछली कुंडली में हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अष्टम पर अशुभ प्रभाव है, लेकिन अब यहाँ इनडायरेक्टली गुरु का शुभ प्रभाव जा रहा है अष्टम पर, क्योंकि गुरु ने अष्टमेश को देखा 7वीं दृष्टि से। तो शुक्र क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश है, इसलिए गुरु का शुभ प्रभाव चला जाएगा इन दोनों भावों पर। फिर गुरु ने मंगल को देखा। मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल खुद ही। पहली बात तो सप्तमेश है और द्वितीयेश है। तो गुरु का शुभ प्रभाव चला गया अब कहाँ पर? सप्तम पर और द्वितीय पर। सप्तम में तो गुरु खुद ही बैठा है।
तो अब आप देखो गुरु सप्तम में विराजमान है और सप्तमेश को देख भी रहा है, ये फिर स्पेशल योग बनता है एक। और गुरु जबकि 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को नहीं देख पा रहा, लेकिन क्योंकि गुरु ने 8वीं राशि के स्वामी मंगल को देखा तो इसलिए गुरु का शुभ प्रभाव दूसरे भाव पर चला जाएगा। और गुरु 9वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है, वहाँ कोई ग्रह नहीं है। अब आइए शुक्र का प्रभाव लेते हैं। शुक्र भी नैसर्गिक शुभ है। अब शुक्र किनके साथ बैठा है? बुध और मंगल के साथ। बुध कहाँ का स्वामी है? बुध फिर से 9वें और 12वें का स्वामी है। तो आप देखिए 9वें और 12वें भाव पर शुक्र और गुरु दोनों का प्रभाव चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्वामी बुध शुक्र के साथ बैठा है और गुरु से दृष्ट है। और फिर आइए मंगल, शुक्र मंगल के साथ ही बैठा है। और मंगल कहाँ का स्वामी है? मंगल है द्वितीयेश और सप्तमेश। तो इसलिए शुक्र का शुभ प्रभाव दूसरे भाव पर और सप्तम भाव पर चला गया। अब आप देखिए मज़ेदार चीज़, यहाँ पर फिर से एक स्पेशल योग बन रहा है। शुक्र मंगल के भाव सप्तम को भी देखता है और मंगल के साथ भी बैठा है। तो शुक्र का डबल इफेक्ट चला गया, शुभ प्रभाव डबल, 2 गुना हो गया। ठीक है। अब इस सारी एनालिसिस से क्या कंक्लूजन निकलता है? इस सारी एनालिसिस से आप देखेंगे, गहराई से अगर सोचेंगे ना, तो नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ जितने ग्रह बैठे होंगे या उनकी दृष्टि में जितने ग्रह होंगे उतनों पर शुभ प्रभाव चला जाएगा। तो महात्मा गांधी जी की कुंडली में ये बहुत स्पेशल फॉर्मेशन है, ग्रहों की बहुत विशेष स्थिति है कि गुरु और शुक्र आमने सामने हैं और बुध और मंगल इनके प्रभाव में है। तो वहाँ पर शुभ प्रभाव जा रहा है। शुक्र की दृष्टि में गुरु है तो गुरु के भावों पर भी शुभ प्रभाव जा रहा है। शुक्र ने गुरु को देखा 7वीं दृष्टि से, तो गुरु कहाँ का स्वामी है? तीसरे और छठे का स्वामी है। तो इस तरह से शुक्र का शुभ प्रभाव गुरु के भावों तीसरे और छठे पर चला गया। अब आप सोचो कि अगर मान लो शनि सूर्य 11वें तीसरे भाव में होते तो गुरु की दृष्टि में आ जाते, चाहे वो अपनी राशि में ना भी बैठे होते, लेकिन फिर भी उनके भावों पर, वो जिन जिन भावों के स्वामी होते उनके भावों पर गुरु का शुभ प्रभाव चला जाता। वो कुंडली बहुत बढ़िया होती है जिसमें नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ में दूसरे ग्रह बैठे हों या फिर उनकी दृष्टि में आते हों बाकी ग्रह। मतलब इस तरह गुरु से 5वें 7वें 9वें में ग्रह बैठे हों या शुक्र के साथ बैठे हों, शुक्र से 7वें बैठे हों। तो अभी हम जो पिछली वीडियो में आपने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक विश्वंबर दास जी ने प्रश्न पूछा है, ग्रहों की किसी राशि पर उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैं ये आपको बता दूं, ये मिसकंसेप्शन है कि ग्रह अपनी उच्च की राशि को देख रहा है या नीच की राशि को देख रहा है। ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। मेन बात है कि ग्रह अपनी राशि को देख रहा है या नहीं। अदरवाइज़ मान लो अब शनि ने देखा 7वीं राशि को, तो हम ये कहेंगे एक अशुभ प्रभाव है 7वीं राशि पर। या गुरु ने देखा 4थी राशि को, तो हम ये कहेंगे 4थी राशि पर या वो जिस भी भाव में है उस पर एक शुभ ग्रह का प्रभाव है, नैसर्गिक शुभ ग्रह का प्रभाव है। बस, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। फिर आइए, कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए हैं, हम ओशो की कुंडली डिस्कस कर रहे हैं या और कोई कुंडली ले रहे हैं एग्जाम्पल होरोस्कोप के तौर पे, तो वो मैं कोई अभी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं दे रहा। और कोई भी व्यक्ति इस धरती पर, इस भूलोक पर 100% ना तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी होता है ना नेगेटिव पर्सनैलिटी होता है। रावण में भी कुछ शुभ है और राम में भी कुछ ना कुछ अशुभ है।
तो ये मान के चलिए हम वो वाला एस्पेक्ट ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। जो एक एक प्रिंसिपल लेते हैं और उसको पुष्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आपको हम उनके बारे में बता रहे हैं। कोई फाइनल डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। तो आप वीडियो देखते रहिए और अपने कमेंट्स देते रहिए इन्हीं यूट्यूब पर ही। तो हम आपके प्रश्न अगर हमें लगते हैं कि बताने योग्य हैं, उसका आंसर देने योग्य है, तो ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।